हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो हम रोज एक वर्ड सुनते हैं एनवायरनमेंट, पर्यावरण। लेकिन इसका असली मतलब क्या है और इंडिया में इसको प्रोटेक्ट करने के लिए क्या लॉज हैं? आज इस वीडियो में हम इन्हीं सब सवालों को एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे। पर शुरू करने से पहले एक सेकंड के लिए सोचिए, आपके शहर या गांव में एनवायरनमेंट से जुड़ी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? क्या वो गाड़ियों का धुआं है, नदियों में फेंका जाने वाला कचरा या फिर नॉन स्टॉप शोर? ये सब प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ का पार्ट बन चुकी हैं। तो आज हम उन्हीं लॉज को समझेंगे जो इन प्रॉब्लम्स से लड़ने में हमारी मदद करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि आज का हमारा सफर कैसा रहेगा। सबसे पहले हम समझेंगे कि एनवायरनमेंट होता क्या है। फिर इंडिया के बड़े पोल्यूशन प्रॉब्लम्स पर नजर डालेंगे। उसके बाद इन ग्रीन लॉज की इवोल्यूशन कैसे हुई ये देखेंगे। फिर आएगा हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल शील्ड और आखिर में हम कुछ सुपर इंपॉर्टेंट कोर्ट केसेस डिस्कस करेंगे जिन्होंने सब कुछ बदल दिया। तो चलिए सीधा जंप करते हैं अपने पहले सेक्शन पर। आखिर ये एनवायरनमेंट है क्या? देखिए, किसी भी लॉ को समझने से पहले ये समझना जरूरी है ना कि हम आखिर बचा किस चीज को रहे हैं। पता है ये एनवायरनमेंट वर्ड आया कहाँ से? ये एक फ्रेंच वर्ड एनवायरनियाज से आया है, जिसका मतलब होता है टू सराउंड, यानी चारों तरफ से घेरना। तो एकदम सिंपल भाषा में कहें तो एनवायरनमेंट मतलब वो हर चीज जो हमारे आसपास है। अब इसमें सिर्फ पेड़ पौधे ही नहीं आते, इसमें सब कुछ है। नॉन लिविंग चीजें जैसे पानी, हवा, जमीन, और लिविंग चीजें जैसे हम इंसान, एनिमल्स और प्लांट्स। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इन सब चीजों के बीच का जो इंटर रिलेशनशिप है, जो कनेक्शन है, उसी को हम एनवायरनमेंट कहते हैं। ओके, तो एनवायरनमेंट क्या है ये तो क्लियर हो गया, पर असली सवाल ये है कि इंडिया में हमारा एनवायरनमेंट कितना सेफ है। सेक्शन 2 में हम उन्हीं चैलेंजेस पर नजर डालेंगे जो हम रोज फेस करते हैं। सबसे पहला और सबसे कॉमन, एयर पोल्यूशन, यानी हवा में हार्मफुल गैसेस, धूल और धुएं का मिल जाना। इससे तो हम सब रिलेट कर सकते हैं, है ना? स्पेशली जो लोग दिल्ली में रहते हैं, वो सर्दियों में स्मॉग से जरूर परेशान होते होंगे। ये सांस लेने में कितनी प्रॉब्लम क्रिएट करता है, ये हम सब जानते हैं। नेक्स्ट है वाटर पोल्यूशन। जब फैक्ट्रीज का केमिकल वाला कचरा और शहरों की गंदगी हमारी नदियों में चली जाती है तो पानी जहरीला हो जाता है। और यहाँ एक शॉकिंग फैक्ट है। सोचिए, पूरी धरती पर पीने लायक साफ पानी 1% से भी कम है और हम उसे भी तेजी से बर्बाद कर रहे हैं। और हाँ, सिर्फ हवा पानी ही नहीं, नॉइज और लैंड पोल्यूशन भी है। शहरों में गाड़ियों और फैक्ट्रीज का शोर हमें और जानवरों को, दोनों को परेशान करता है। और जमीन पर जो हम कचरा फेंकते हैं या जो केमिकल्स यूज करते हैं, वो मिट्टी को बंजर बना देते हैं। तो इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, तो हमने किया क्या? क्या कोई लॉज हैं? बिल्कुल हैं। चलिए देखते हैं कि इंडिया में एनवायरनमेंट को बचाने वाले कानूनों की जर्नी, उनका विकास कैसे हुआ। देखिए, आज़ादी के बाद ना हमारा मेन फोकस था इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एनवायरनमेंट होगा पीछे था। फिर आया एक टर्निंग पॉइंट, 1972, स्टॉकहोम में यूएन की एक कॉन्फ्रेंस हुई और बस वहां से सब कुछ बदल गया। इस कॉन्फ्रेंस के बाद इंडिया ने सीरियसली एनवायरनमेंट पर फोकस्ड लॉज बनाना शुरू किया। और फिर 1984 में एक ऐसी ट्रेजेडी हुई जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया, द भोपाल गैस ट्रेजेडी। इस हादसे ने हमें दिखाया कि हमारे एग्जिस्टिंग लॉज कितने कमज़ोर हैं और हमें एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग और कॉम्प्रिहेंसिव लॉ की ज़रूरत है। इस ट्रेजेडी के बाद हमें एक लीगल शील्ड की ज़रूरत थी और वो शील्ड हमें मिली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से। चलिए सेक्शन 4 में देखते हैं कि हमारा संविधान हमें एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने की पावर कैसे देता है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें 3 पावरफुल टूल्स दिए। पहला, आर्टिकल 21, राइट टू लाइफ, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने एक्सटेंड करके राइट टू अ क्लीन एंड हेल्दी एनवायरनमेंट भी माना है। दूसरा, आर्टिकल 48A, जो स्टेट यानी सरकार को एनवायरनमेंट प्रोटेक्ट करने की ड्यूटी देता है। और तीसरा, आर्टिकल 51A, जो हमें यानी सिटीजन्स को एनवायरनमेंट प्रोटेक्ट करने की फंडामेंटल ड्यूटी देता है। राइट, स्टेट ड्यूटी, सिटीजन ड्यूटी, परफेक्ट कॉम्बिनेशन। भोपाल गैस ट्रेजेडी से सीखते हुए आखिरकार 1986 में पास हुआ द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट। इसको अम्ब्रेला एक्ट भी कहते हैं क्योंकि इसके नीचे एनवायरनमेंट से जुड़ी हर चीज आ जाती है और ये सेंट्रल गवर्नमेंट को बहुत सारी पावर्स देता है।
ओके, तो लॉज तो बन गए, किताबों में आ गए, पर क्या वो काम करते हैं? रियल लाइफ में उनका क्या इम्पैक्ट हुआ? चलिए हमारे फाइनल सेक्शन में देखते हैं कुछ ऐसे सुपर इम्पोर्टेंट कोर्ट केसेस जिन्होंने इन लॉज को असलियत में जमीन पर उतारा। पहला केस है MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसे ओलियम गैस लीक केस के नाम से भी जानते हैं। ये भोपाल ट्रेजेडी के ठीक बाद हुआ था और इस केस ने एक ऐसा रूल बनाया जो आज तक फॉलो होता है। तो हुआ ये कि दिल्ली में एक डेंजरस गैस लीक हुई। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा बस अब बहुत हुआ। उन्होंने एब्सोल्यूट लायबिलिटी का प्रिंसिपल बनाया। इसका सिंपल सा मतलब है, अगर आपकी कंपनी किसी खतरनाक चीज से डील करती है और उससे कोई नुकसान होता है तो 100% जिम्मेदारी आपकी होगी। कोई बहाना नहीं चलेगा, कोई एक्सेप्शन नहीं। दिस वॉज अ गेम चेंजर। अगला केस है हम सबके फेवरेट मॉन्यूमेंट से जुड़ा हुआ, हमारा ताजमहल, द ताज ट्रेपेजियम केस। प्रॉब्लम क्या थी? आसपास की फैक्ट्रीज के पोल्यूशन से ताजमहल का व्हाइट मार्बल पीला पड़ रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने सीधा ऑर्डर दिया, या तो क्लीन फ्यूल यूज करो या अपनी फैक्ट्री यहां से कहीं और ले जाओ। यहां कोर्ट ने साफ कर दिया कि देश की विरासत और लोगों की हेल्थ इंडस्ट्रियल प्रॉफिट से ऊपर है। और हमारा आखिरी केस है हमारी लाइफलाइन गंगा नदी के बारे में। ये मामला कानपुर के टैनरीज यानी चमड़े की फैक्ट्री से शुरू हुआ था। प्रॉब्लम ये थी कि कानपुर में ये टैनरीज अपना सारा केमिकल वेस्ट बिना साफ किए सीधा गंगा जी में डाल रही थीं। सुप्रीम कोर्ट ने इन सब को तुरंत बंद करने का ऑर्डर दे दिया। इस केस ने वाटर पोल्यूशन एक्ट और हमारी सिटीजन ड्यूटी यानी आर्टिकल 51A दोनों की इंपॉर्टेंस को रीइंफोर्स किया। तो चलिए एक सुपर क्विक रिकैप करते हैं। हमने सीखा कि एनवायरनमेंट हमारे आसपास की हर चीज है। इंडिया पोल्यूशन के बड़े चैलेंजेस फेस कर रहा है। 1972 की स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस एक टर्निंग पॉइंट थी। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 21, 48A और 51A के थ्रू एक शील्ड देता है और कोर्ट्स ने इन लॉज का इस्तेमाल करके हमारे एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट किया है। तो आज हमने देखा कि एनवायरनमेंट को बचाना सिर्फ सरकार का ही काम नहीं है, बल्कि ये हम सब की एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ऐसे ही इजी लर्निंग वीडियोस के लिए इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।